Rahul. Welcome to English Grade. Hello, Monica. Thanks a lot for inviting me for this most awaited interview. Definitely. हमें आपके प्रोफाइल के बारे में बताइए पहले. हाँ, तो मेरे 10th में 10 CGPA है. Usually like it's easy सबके होते हैं. And 12th from maths and उसमें 92.8% है. Then मैंने मास्टर्स इंटीग्रेटेड मास्टर्स कोर्स करा है फिजिक्स में और फाइनल उसमें 7.92 CGPA, तो अपॉन कन्वर्जन इट इज 79.2% ओनली. और मैं लास्ट ईयर 2022 जुलाई पास आउट हूँ, सो काइंड ऑफ फ्रेशर. एंड कैट 22 की बात करें तो आपका क्या परसेंटाइल था, कौन से कॉलेजेस आपने कन्वर्ट किए? हाँ, कैट 22 में मेरा परसेंटाइल 98.69 था ओवरऑल. और मेरे अहमदाबाद बैंगलोर के अलावे मेरे ऑलमोस्ट सभी जगह से कॉल थे. और कन्वर्जन जहाँ तक की बात है तो मेरा बेस्ट कॉल कोलकाता का था, वो मेरा कन्वर्ट हो गया, विच आई विल बी ज्वाइनिंग इन जून. इसके अलावा मेरा MDI कन्वर्ट है. इसके अलावा कोझिकोड इंदौर फर्स्ट लिस्ट में कन्वर्ट है. लखनऊ और शिलोंग का क्लोज वेट लिस्ट है जो कन्वर्ट हो जाएगा. और FMS में भी क्लोज वेट लिस्ट है. तो हाँ, ठीक है. हमें आपकी कैट की जर्नी के बारे में बताइए, कैसे स्टार्ट हुई, कब हुई? हाँ, मेरी कैट की जर्नी काफ़ी लेट स्टार्ट हुई अनलाइक अदर्स. मैंने लास्ट ईयर अगस्त में ही डिसाइड करा कि मैं कैट के लिए जाऊँगा. पहले तो इनिशियली प्लान था नॉर्मल PhD के लिए जाना, एप्लीकेशंस वगैरह चल रहे थे, बट आफ्टर सम पॉइंट आई थॉट PhD शायद अभी मैं ना जाऊँ, तो अदर अल्टरनेट ऑप्शन देखता हूँ. तो मेरे कॉलेजेस के सीनियर लोग भी लास्ट ईयर और करेंट बैचमेट भी कैट दे रखे थे और ज्वाइन करने वाले थे, तो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई, काफ़ी प्रॉमिसिंग है. मैंने थोड़ा पता करा कि आफ्टर कैट जर्नी MBA IM लाइफ, तो मुझे लगा ये मेरे लिए सूटेड है और मैं अच्छा कर सकता हूँ इसमें. तो फिर मैंने अगस्त में डिसाइड करा, जब कॉलेज खत्म हुआ घर आया तो अराउंड 1 मंथ मैंने प्रिपेयर करा. सेल्फ प्रिपरेशन चल रहा था, यूट्यूब फ्री रिसोर्सेज और इधर उधर से. तो इसी बीच थोड़े अप्स एंड डाउन्स आए प्रिपरेशन में. और मेनली मैं LRDI सेक्शन एक ऐसा सेक्शन था जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, इसमें प्रैक्टिस चाहिए, ये समझना पड़ेगा. VARC और क्वांट तो मैं कर लूंगा और क्वांट काफी मेरे लिए डुएबल लग रहा था. तो LRDI के लिए फिर मैं रिसोर्सेज ढूंढने लगा कि कहाँ से थोड़ा कर पाऊँ. तो मुझे गौरव सर का एक बॉटल नेक अप्रोच वाला वीडियो दिखा, काफी इंटरेस्टिंग वो वीडियो था. मैं इम्प्रेस हुआ उनके वे ऑफ मतलब टीचिंग से कि ठीक है, टू द पॉइंट बात है, काफी मैं उनसे रिलेट कर पा रहा हूँ. लाइक वो होता है ना कि किस टीचर से आप रिलेट कर गए, वो आपके लिए बस सही है. तो फिर मैं थोड़ा और सर्च करा, देखा उनका एक प्रॉपर हाफ एन आवर का 4.5 आवर का वीडियो है LRDI के लिए, कुछ 30-35 सेट्स हैं सॉल्व किए. तो मैं उसको फॉलो कर रहा था. तो LRDI वहां से फिर मैंने मीनवाइल एक मॉक ले लिया था. तो वहां से फिर मैं देखा कि मेरा इंप्रूव होने लगा है, बट स्टिल सेट सिलेक्शन एक इशू होता है LRDI सेक्शन में सबसे ज्यादा कि कौन सा फर्स्ट लेते हो, वरना फिर तो टाइम प्रेशर आएगा उस क्रंच टाइम में, फिर दिक्कत हो जाएगा. तो वहां पे मुझे दिक्कत हो रही थी. उसके बाद 2 महीने का ही टाइम बचा, ऑलमोस्ट सितंबर आ गया था और बहुत सारे डाउट्स ऐसे आने लगते हैं ना मॉक में अगर थोड़ा खराब हुआ. और फिर मैं ये सोच रहा था मैं 1 साल से तो कर नहीं रहा प्रिपेयर, नहीं 6 महीने से, तो मेरे पास कोई स्कोप नहीं है ये डाउट्स आने के, अंडर कॉन्फिडेंट होने के. मुझे अच्छा ही करना पड़ेगा, टाइम यूज करना पड़ेगा. तो फिर मुझे पता चला यूट्यूब के थ्रू ही पोस्ट था कुछ इलिस्क्रीट का कि उनका बूस्टर कोर्स भी आता है. तो मेरे लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी सा था कि परफेक्ट. तो मैंने थोड़ा देखा कि हनी सर के बारे में पता चला, उनके यूट्यूब पे वीडियोस देखे, फिर और रिलेट हुआ. मतलब फिर तो लगा कि क्वांट में मुझे थोड़ा बहुत भी नहीं सोचना है, जस्ट फॉलो हिम और काम हो जाना है. और VARC तो साजा सर के बारे में पता चला. मैंने लोगों दोस्तों से भी पूछा जो कि पहले ही प्रीवियस ईयर में करे थे कैट, तो उन्होंने बोला हाँ तीनों काफी सही है. फिर मैंने ज्वाइन कर लिया. मुझे अभी भी याद है 23 सितंबर था आई गेस. गौरव सर को मैंने टेक्स्ट करा, वो बोले हाँ कल से बैच स्टार्ट हो रहा है और कुछ सीट बची है. तो मैंने फटाफट शाम में ज्वाइन करा, अगले दिन से क्लास स्टार्ट हुई. और जब क्लास स्टार्ट हुई तो देयर इज नो लुकिंग बैक, काफी सही पेज पे चला. जस्ट मैंने शेड्यूल फॉलो करा और जो मॉक थे मेरे, मैंने खुद के जो मॉक लिए थे प्लस EG का मैंने एक मॉक ले लिया. बाकी रेगुलर क्लास वाले एक और तीसरा मॉक ले रखे थे, बट ठीक है मैं उसका डिस्कशन देख लेता था. बस उसको फॉलो करा और मतलब ठीक है LRDI में मैंने कैट D डे में काफी अच्छा, मेरे उम्मीद से ज्यादा मैंने किया. मैंने 3 सेट सॉल्व कर दिए 5 में से, तो मेरा काम बन गया. और फिर क्वांट में फिर लगा अब तो एक सेक्शन क्वांट बचा है, वहां तो मैं इजी निकाल लूंगा. तो काफी मतलब ठीक है, ओवरऑल ऐसा हुआ कि आई फाइनली जो सपना था कि ABC या XLRI FMS में कहीं जाना है इसी 5 में से, तो अब मैं फाइनली जा रहा हूँ. बिल्कुल. तो आप जब मतलब बूस्टर कोर्स से पहले जो मॉक्स ले रहे थे, उसमें आपका क्या स्कोर था और बूस्टर लेने के बाद क्या प्रोग्रेशन आया आपके रिजल्ट्स में? बहुत एकदम क्या कहते हैं, बहुत ही सिग्निफिकेंट जंप था बूस्टर लेने से पहले.
मॉक्स में बहुत गंदे आ रहे थे, कुछ 75-76 परसेंटाइल इतना ही आता था ओवरऑल। क्वांट में मैं मतलब ठीक है, क्वांट में मैं रॉ स्कोर 40 टच करा देता था, बट वीएआरसी वीएआरसी में मतलब फोकस नहीं आ पा रहा था, पूरा आरसी पढ़ना एंड देन करना, थोड़ा सा नेगेटिव भी वहां पे काफी हो रहा था, और एलआरडीआई में एक सेट भी पूरा सॉल्व नहीं हो रहा था। मतलब 15 मिनट 10 मिनट गया एक सेट पे, फिर मैं पैनिक करके थोड़े बिट्स एंड पीसेस में बाकी सेट को देखने लगा, पता चला कोई सेट कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ। देन मॉक बूस्टर कोर्स के बाद सेट सिलेक्शन समझ आया, थोड़ा मैंने डिफरेंट, ऐसा कोई सिलेबस तो है नहीं एलआरडीआई का, बट स्टिल देयर आर टाइप, वेरियस टाइप्स, तो उसको समझा कैसे अप्रोच लेना है, टेबल मेकिंग कैसे करना है, कैसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, एलिमिनेट कैसे करना है ऑप्शन को, क्वेश्चन की हेल्प कैसे लेनी है। तो वहां से फिर मेरे ऑन एन एवरेज दो सेट तो आराम से हर मॉक में सॉल्व होते थे, तो एलआरडीआई का थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा। और क्वांट में कॉन्सेप्ट और पॉलिश हो गई। अभी तक क्या था, जो बेसिक पता है, क्योंकि जेई प्रिपरेशन बैकग्राउंड का हूँ, जो बेसिक पता है, जो खुद से कर रहा हूँ उस अप्रोच में जा रहा हूँ। बट यहाँ पे आपको थोड़े से फॉर्मूला बेस्ड होना पड़ेगा, स्पीड अगर चेंज करनी है, मिक्सचर सबके क्वेश्चन के एलिगेशन के ट्रिक्स जानने पड़ेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल तुम्हारा वो सेकंड नेचर हो जाना चाहिए कि पहली बार सोच रहे तो वैसे ही सोच रहे, कि थोड़ी पूरा आ रहे हैं सॉल्व करने, फिर तो टाइम गया, तो वो बेटर हुआ। तो क्वांट में एक्यूरेसी और अटेम्प्ट भी मेरे बढ़ने लगे, पहले 10-12 होता था, फिर मैं मॉक में एटलीस्ट 16-17-18 तक भी मैं गया हूँ क्वांट के अटेम्प्ट में। और वीआरसी धीरे धीरे इंप्रूव हुआ, फिर सर जो मटेरियल देते थे अपने डैशबोर्ड पे आ जाता था, वहां से पीडीएफ्स काफी रहते थे, तो वहां पर से सेक्शनल और पीडीएफ्स पढ़ के थोड़ा सा एक थोड़ा मुझे चैनलाइज हो गया मेरा प्रिपरेशन आउट से बूस्टर लेने के बाद, जो मॉक्स में मुझे दिखा। फिर मेरे मॉक्स में मतलब 99 तो कभी नहीं आए परसेंटाइल, बट 85-90 ये सब क्रॉस करने लगा, तो कॉन्फिडेंट था मैं फिर। ठीक है, तो अगर मेन कैट डे की बात करें, आपने मॉक्स भी दिए होंगे, तो मॉक्स में भी प्रीवियस ईयर की जो स्ट्रैटेजी थी, जो पैटर्न था, वो फॉलो होता है, तो इस बार जो पैटर्न भी चेंज हो गया, तो उस टाइम आपका टेक क्या था और आपने कैसे अप्रोच किया पूरे एग्जाम को? हाँ, तो मेरा स्लॉट 2 था, तो इतना हिंट हल्का लग गया था कि बस मुझे एलआरडीआई का पता चला था कि ठीक है, आप पांच सेट आ रहे हैं, हर एक में 4 क्वेश्चन, ऐसा 6 और 4 क्वेश्चन वाला सेट नहीं आ रहा। तो आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे पहले 2 सेट टारगेट करके निकालने हैं, फिर मैं तीसरा चौथा सोचूंगा, और डीआई मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन था, तो डीआई मैं करूंगा, उसके अलावा पजल मिलेगा तो पजल करूंगा, तो फिर ये माइंड मेकअप था। बट वीएआरसी का मुझे कुछ नहीं पता लगा था, मैं गया, वीएआरसी में 4 आरसी थे, 4 आरसी में मेरा 3 आरसी, मैं जल्दी पढ़ता हूँ, रीडिंग मेरी थोड़ी स्पीड है, तो मैं 3 तो कर ही लेता हूँ, तो 3 मैंने कर दिया। वीए में चेंज था, इस बार वो वैसे आ गए थे, पैसेज है और आपको वो सेंटेंस फिट करना है, कहाँ पे फिट होगा, तो मेरी गलती, वीएआरसी पहला सेक्शन होता है, थोड़ा पैनिक भी गया, तो मेरी वहां पे गलती हुई, मैं उस 2 नए क्वेश्चन पे दिमाग लगाने लगा, जबकि अगर कुछ चेंज हुआ है, इट वुड बी वाइज कि जो आप जानते हो उसमें दिमाग लगाओ। मतलब मैं 4th आरसी के पीछे जा सकता था बाकी वीए करके, बट वहां पे मैंने टाइम थोड़ा किल किया, और अनफॉर्चुनेटली वो दोनों मेरा नेगेटिव भी हुआ है। तो हाँ, वहां पे मैं 1 आरसी में अटेम्प्ट दे सकता था। सर ने बोला था लाइक बूस्टर्स क्लास के एंड सेशन में कैट से 1 वीक पहले काफी सजेशंस वाले भी सेशन होते हैं, तो उसमें बोला गया था अगर कुछ नया आए, देयर इज चांस कि चेंज हो सकता है, अगर कुछ नया आए तो नए के पीछे नहीं जाना है, जो जिस पैटर्न, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आप कर रहे हो उसको ऑप्टिमाइज करो, पहले टाइम बचा तब नए के पीछे जाना। बट वहां पे मैंने थोड़ा फ्लंक करा। आफ्टर दैट एलआरडीआई का तो सेट था, मैंने एक पहला सेट चूज किया ग्राफ वाला, वो 5 से 6 मिनट में मेरा पूरा सेट सॉल्व। कॉन्फिडेंस वीआरसी का जो थोड़ा डाउन हुआ था वो अप हुआ, और एलआरडीआई के लिए मैं थोड़ा सा डरा हुआ भी था कि बस ये सेक्शन हो जाए, बाकी तो मैं क्वांट में स्कोर कर दूंगा। तो फिर दूसरा सेट में आया, दूसरे सेट में मैं फंसा, मुझे 12 मिनट चले गए, वो एक हाउस होल्ड सेल्समैन वाला क्वेश्चन था, बट लकीली मैं कहूंगा मैं फॉर्चुनेट हूँ, यहाँ पे लिटरली मुझे हनी सर की ऐसे ना डायलॉग याद आए, क्योंकि कुछ दिन पहले से पूरा प्रीवियस ईयर का लॉन्ग सेशन 14-14, 15-15 घंटे का चल रहा था एलआरडीआई के, तो उसमें सर बार बार बोल रहे थे कि टोटल सम, टोटल नंबर पे फोकस करना है, और मुझे एक इक्वेशन नहीं मिल रहा, अब मैं एलिमिनेट कैसे करूं। फिर मेरे टोटल सम हिंट करा एग्जाम प्रेशर में, एंड देन आई गॉट शायद a+b=100 एक इक्वेशन बना, वहां से सिर्फ 2 मिनट में 4 के 4 क्वेश्चन खत्म। तो मतलब ये छोटी छोटी बातें से बैठ जाती है, और वो बहुत यूजफुल होती है एलआरडीआई सेट में, टोटल सम को हिट करना ये। तो वहां से फिर क्वांट में मैं पूरा रिलैक्स डी डे में कि अब तो मतलब ठीक है, दिमाग में चल रहा था कि मैं 99 आज ले आऊंगा। तो फिर लेकिन क्वांट में थोड़ा सा, मैं अलजेब्रा मेरा स्ट्रांग था, लेकिन इस बार के अलजेब्रा सेकंड स्लॉट में थोड़ा ट्रिकी आया था, तो मेरा टाइम थोड़ा किल हुआ, बट मैं
11 क्वेश्चन में मैनेज कर पाया, जो मेरा टारगेट था, पर्सनल टारगेट 16-17 लेके जाऊं, वो मैं टच नहीं कर पाया। 11-12 भी मैं बना पाया, बट ठीक है, ओवरऑल इतना आ गया कि मेरा काम हो गया। तो अभी ठीक है। हाँ, हाँ। और इंडिविजुअली अगर आपके परसेंटेज की बात करें तो वो क्या थी? हाँ, मेरी LRDI में 98.34 थी परसेंटाइल, और क्वांट में 96.94, और VRC में 95 पॉइंट समथिंग थी। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट 95 सब में प्लस था, तो इट वाज गुड। ठीक है। और इसके बाद आपने सोचा कि आपको ओमेट्स भी देने हैं या बिल्कुल? हाँ, ओमेट्स एक्चुअली मेरा कैट पहला पेपर था, तो उस समय मैं खुद को क्वेश्चन कर रहा था जब कैट नजदीक आ रहा था, क्या मुझे एनमेट दे देना चाहिए, एक एग्जाम प्रेशर का सिमुलेशन हो जाता। बट फिर मैं सोचा ओके लेट इट बी, कैट ही पहला था। कैट लकीली मेरे रॉ स्कोर 80 के अराउंड आ रहे थे, तो मैंने गौरव सर से बात करा। सर बोले कंसिडरिंग योर प्रोफाइल एंड कैटेगरी, तुम्हारा 98.5 तो इजिली प्लस होगा और ऑलमोस्ट कॉल आ जाएंगे। ABC का डाउट है बट सब हो जाएगा। तो मैंने बोला ओके, ब्लैक की तो मिल रहे हैं, गुड। तो उसके बाद मेरे स्नैप थे, स्नैप में मुझे SIBM पुणे था, तो फिर मैंने खुद में ही एनालिसिस कर लिया ब्लैक की एंड SIBM पुणे, तो मैं भी कहीं वो डोमिनेट कर गया सबकॉन्शियसली, और स्नैप में मेरे 96 परसेंटाइल बने। ऑल्दो वो स्पीड बेट टेस्ट होता है, बट ठीक है, वो 96 ही बने। तो SIBM का कॉल नहीं बना। उसके बाद IFT था। IFT ठीक है, सबको पता है कि NTA एग्जाम लेता है तो क्या होता है, बट उसमें मेरे ठीक है परसेंटाइल आए, मेरे कॉल भी थे, बट मैं फर्दर अप्लाई नहीं करा। जैट मेरा बेटर हुआ, उसमें 97 परसेंटाइल थे, बट मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया जैट का। उसके इंटरव्यू में मैं बहुत ग्रिल हो रखा था, तो हाँ उसमें मैं क्लियर नहीं कर पाया। तो फाइनली कैट ही था जिसका रिजल्ट को अब फाइनल यूज हो रहा है। मतलब एक मेन आपका एग्जाम अगर देखें तो वो कैट था, और वो कैट ही आपका बढ़िया हो गया। हाँ ठीक है। और इसके बाद आपने अपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे की? हाँ, अब मैं कहूँगा कैट तो एक पार्ट है, मैं उसको 40% ही बोलूंगा। 60% कैट के बाद ही चलता है, पूरा फॉर्म फिलिंग, इंटरव्यू, SOP राइटिंग। तो इसके लिए फिर PG का एक कोर्स इंटरव्यू ओरिएंटेड था, तो मैंने उसको ज्वाइन करा, और काफी हेल्पफुल था। जो भी मेंटर्स थे उसमें, प्लस उसमें खास बात एक ये थी कि मेंटर्स के अलावा जैसे जैसे आपके कॉलेजेस के कॉल आ रहे थे इंटरव्यू के लिए, फॉर्म फिलिंग, तो उस समय ही सर ने उस कॉलेजेस के प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट सीनियर को ऐड कर दिया था। तो ना कि सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प हो, जबकि फॉर्म फिलिंग, SOP राइटिंग, प्रूफ रीड करना है, तो उसमें भी आप ले सकते हो। और एक वो होता है ना, करंट बैच का कोई सीनियर अगर बोल रहा है तो थोड़ा बिलीव ज्यादा होता है, और आधा आधा गेम तो बिलीव का ही है। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर काम हो जाएगा। तो वहां पे ऐसे पर्सनल डाउट्स थोड़े से ये सब हो जाते थे क्लियर, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप काफी हेल्पफुल रहा। उसके अलावा रिसोर्सेज पता चल जाता था, उन लोगों के अपने खुद के एप्लीकेशन से थोड़ा इंसाइट मिल जाता था कि अच्छा ठीक है, कैसे भरना है, किस पॉइंट को कैसे डालना है। तो वो फेज काफी सही रहा। तो ओवरऑल सिर्फ वो मॉक इंटरव्यू का ग्रुप नहीं रहा, वो जो मैंने ज्वाइन करा कोर्स, उससे काफी मेंटरशिप मिलने को मिला, ना कि टीचर बल्कि सीनियर स्टूडेंट से भी। तो काफी हेल्पफुल रहा वो जर्नी पूरा। और इसके बाद जब आपके एक्चुअल इंटरव्यू चालू हुए तो आपके मेन इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताइए मुझे, कैसा था? हाँ, मेरा सबसे पहले इंटरव्यू SP जैन का था, वो जैन में था, जनवरी में, 25 जनवरी। और मेरे लकली और अनलकली आई डोंट नो, बट मेरे लिए वो फायदा किया, मेरे सारे IIMS के मेन इंटरव्यू सारे एकदम लेटर मार्च एंड अप्रैल में शेड्यूल थे। तो मेरे पास SP जैन देने के बाद 1 महीने से ज्यादा का टाइम था कि मैं खुद को और इम्प्रूव कर पाऊँ। तो SPJMR में उतना मैं प्रिपेयर था नहीं, क्योंकि जैन में बहुत सारा आप एप्लीकेशन भर रहे हो तो सबका डेडलाइन रहता है, तो इंटरव्यू के लिए बहुत प्रिपरेशन नहीं हो पाया। बट स्टिल मेरा उसका GI1 क्लियर हो गया। ठीक है, अब GI2 था उसका, GI2 उसका भी जल्दी पढ़ के सैप में ही था। GI2 उसका क्लियर नहीं हो पाया, बट उसका GI2 आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, वो बहुत ही एथिकल क्वेश्चंस एंड ये चलते हैं उनके अपने पैरामीटर चेक करने के। लेकिन इस बीच मेरा एक IMT का मैंने बैकअप में रखा था, उसके इंटरव्यू हुए। इन सबसे मैं थोड़ा, मेरा इंटरव्यू और प्रिपेयर हो गया एक्चुअल दे के। तो फिर मुझे एक कैप इंटरव्यू जो कि मार्च के स्टार्टिंग में था, वहां से लेके बाकी इंटरव्यू काफी हेल्पफुल रहा, और मॉक से फीडबैक मिलते गया। मतलब मैं एक्चुअल इंटरव्यू दे रहा हूँ, मॉक दे रहा हूँ, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन से फीडबैक मिलता है कि आंसर और कैसे इंप्रूव करने। फिर मैं अगले इंटरव्यू में उसको लिटरली यूज कर पा रहा हूँ, क्योंकि काफी गैप गैप पे मेरे इंटरव्यू, तो मेरे लिए काफी सही हो गया था। और कंसिडरिंग की इंटरव्यू मेरा किसके अराउंड चला मोस्टली, क्योंकि मैं वाई MBA, तो एक क्वेश्चन है वाई नॉट PhD, वाई MBA आफ्टर मास्टर्स, वो डिफेंड करना पड़ा। उसमें मेरा एक पॉइंट था कि लॉन्ग टर्म गोल में मुझे एजुकेशन वेंचर में जाना है, एडटेक वगैरह। तो वो फिर बोलते थे ठीक है, तो तुमने अभी के सिनेरियो पे फिर एडटेक को लेके काफी क्वेश्चंस करते हैं करंट सिनेरियो पे, तो तुम्हें मार्केट पता होना चाहिए, और फिर तुम कर क्या रहे हो इसके लिए, कुछ तो एक्सपीरियंस है नहीं। तो मैं मीनवाइल एक कोचिंग में एज ए ट्यूटर काम कर रहा था, वर्क, वो जेई प्रिपरेशन के लिए कोचिंग है, तो वहां पे मैं कर रहा था। तो मैं उनको एक स्टोरी पूरा बता पाया कि नहीं मैं इन्वॉल्व हूँ
और मैं आइडिया ले रहा हूँ, दैट्स व्हाई एमबीए के बाद लॉन्ग टर्म में इधर आना है। तो वो मतलब काफी एक्सेप्टेबल मेरा आंसर हो रहा था, मुझे ऐसा फील हुआ सारे इंटरव्यू में। अपार्ट फ्रॉम दैट एकेडमिक्स काफी चल रहा था, और लिटरली सेकंड ईयर फिजिक्स के कोर्सेस एंड ऑल लिटरली वहां से पूछ रहे थे, खास करके एमडीआई में उन्होंने तो मेरा पूरा केबीसी कर दिया एकेडमिक्स पे। मुझे तो 50% ऑफ द टाइम जीके, एकेडमिक्स और जिस वर्क प्लेस से मैं बिलोंग करता हूँ वहां के क्वेश्चन थे, और उस इंटरव्यू में 50% ऑफ द टाइम आई वाज सेइंग आई डोंट नो, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, थ्रू आउट इंटरव्यू पूरा स्माइल था फेस पे, मैं नर्वस नहीं हो रहा था, और फर्स्ट लिस्ट में एमडीआई कन्वर्ट हुआ। तो ये तो समझ आ गया कि नहीं जानना इज नॉट ए बिग डील, आप कैसे टैकल करते हो इंटरव्यू में, और जिस क्वेश्चन पे आपको मौका मिला बोलने का, आप वहां पे कैसे बोल रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। वो एक मोमेंट आपका इंटरव्यू डिसाइड कर देगा। और इसके अलावा कुछ मेरे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आए थे, जैसे कि आईएमसी में आया था, मतलब क्लाइमेट चेंज पे आप क्या, आपकी ओपिनियन है, फिर उस पर आपको क्रॉस क्वेश्चन थोड़ा करा गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है आप कोचिंग में पढ़ा रहे हो, तो आप, हम लोग सब फाइनेंस और एचआर बैकग्राउंड के, तो हमें कुछ एक कॉन्सेप्ट सिखाओ कि फिजिक्स या मैथ्स जो आप पढ़ाना चाहते हो। तो वहां पे मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड लकली काम कर गया। मैंने सोचा कि ठीक है, मेरे मास्टर्स थीसिस की अभी तक बात नहीं हुई है, और स्पेस रिलेटेड ये सब पे ना ये लोग थोड़े से इंट्री हो जाते हैं, थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो मेरा मास्टर्स थीसिस एक्सोप्लैनेट स्टडी पे था, आउटर प्लैनेट के स्टडी पे। तो मैंने लिटरली उनको बताया कि इनका डिटेक्शन, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो प्लैनेट है उनका डिटेक्शन होता कैसे। तो इसी बहाने मैंने पिच इन कर दिया अपना मास्टर्स थीसिस भी, और उनको इम्प्रेस भी कर दिया। लास्ट यहाँ पे मेरा खत्म हुआ, तो आई गेस वो मुझे कोलकाता कन्वर्ट में हेल्प करा होगा, जो मैंने उन्हें एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन समझाया, और ग्राफ वगैरह था, तो एक फाइनेंस की फैकल्टी थी, तो वो भी इम्प्रेस हो गई होंगी। तो या तो अगर बात करें, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, आपने बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की, उसके बाद इंटरव्यू की भी आपने प्रिपरेशन की, कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था बिकॉज आप वर्किंग नहीं थे, कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस नहीं था कुछ तो उसके बाद में भी आप क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज दैट वन थिंग जिसकी वजह से आपके इंटरव्यूज भी क्लियर हो पाए और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके इतने अच्छे कॉलेजेस कन्वर्ट हो गए हैं? मैंने जो इस जर्नी में सीखा, आई थिंक आपका कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड मैटर करता है। ठीक है, नो मैटर आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और आपका एटीट्यूड ऐसा है कि ठीक है मैं कर लूंगा, अगर आप डर गए तो फिर दिक्कत है। ठीक है, बहुत सारे डाउट्स आते हैं मन में, बट आई डोंट नो, मेरे पास शुरू से था कि ठीक है मेरे सीनियर करे, बैचमेट करे, वो लोग तो यहाँ पे हैं ही, तो मैं क्यों नहीं करूंगा, मैं भी कर सकता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंट और एटीट्यूड हमेशा था, और हार्डवर्क को तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते, वो तो है ही। तो आई वुड से इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट और एटीट्यूड ही मैटर करता है, और ऑनेस्टली अगर आप चीजों पे काम कर रहे हो तो इट विल पे ऑफ इवेंचुअली। सो बिल्कुल। और आपसे अगर मैं एक एडवाइस चाहूँ हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए, तो आप अपनी पूरी जर्नी से निकाल के क्या एडवाइस देंगे उन्हें? हाँ, मैं एक्चुअली सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि नो मैटर आप कहाँ कोचिंग ले रहे हो या फिर खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, डजेंट मैटर। एक चीज है जो आप बिल्कुल उसको नहीं छोड़ सकते, वो है मॉक और उसकी एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने शुरू की जो फर्स्ट 1 मंथ था जहाँ पे मैं थोड़ा अप्स एंड डाउन चल रहा था, वहां मैंने फील किया कि एनालिसिस में थोड़ा हैम्पर हो रहा है। बूस्टर कोर्स ज्वाइन करने के बाद जब टीचर से सुन रहा हूँ, बाकी लोग कर रहे हैं, इम्फेसिस कर रहा है, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मॉक सिर्फ देना नहीं है, एनालिसिस करने से ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। तो मॉक और उसकी एनालिसिस आपको तो एकदम, वो आपका क्या कहते हैं, वो होना चाहिए कि ये तो करना ही है। खाना छूट सकता है, लेकिन जो रूटीन में मॉक और उसकी एनालिसिस है वो तो करना ही है। अगर आप वो थॉरली कर रहे हो तो जो भी आप डी डे पे स्कोर करने वाले हो वो ऑटोमेटिक 3-4-10 परसेंटाइल बढ़ने वाला है, वो तो लिख के लो। तो वो एक चीज है। दूसरा, आप अपने बेसिक्स पे काम करो। अगर कोई मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं भी है तो क्वांट और डीआई इतनी भी मैथ रिग्रेस नहीं होते हैं, आप 10 क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो बेसिक्स पे काम करो, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को समझो, और मॉक को एकदम रिग्रेसली करना है, उसमें आप बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं ला सकते। तो ये 2 चीज मिलनी है। बिल्कुल, बहुत क्वालिटी एडवाइस दी आपने, बहुत एस्पिरेंट्स को हेल्प होगी इससे। और इवेंचुअली मैं आपसे अगर ईजी का सपोर्ट चाहूँ, क्या था पूरे आपकी जर्नी में, कैसा उनका सपोर्ट रहा और क्या आपकी जर्नी में एक्सेंचुएट हुआ उसकी वजह से, तो बताइए क्या था वो? मैं लेटली अभी अपनी लाइफ में कुछ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन बोलूंगा, तो वो यूट्यूब में फ्री रिसोर्सेस छोड़ करके ईजी का बूस्टर कोर्स ज्वाइन करना वो था। मतलब ये इतना ज्यादा हेल्पफुल रहा कि मैं एक चीज ये बोल सकता हूँ कि गौरव सर की वजह से ईजी ज्वाइन करा था, और हनी सर की वजह से ईजी से जुड़े रहूंगा, ये तो है। फिर बाद में पता चला कि नहीं, अगर मैं ज्वाइन करता तो मैं पता नहीं कितना स्कोर करता, क्या करता, बट ज्वाइन करने के बाद तो मतलब ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्लियर था कि अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। क्योंकि मैं अपने टाइम पे भी जब 12th के टाइम पे जेई प्रिपेयर करता था ना, तो ये लॉन्ग सेशन, लेट नाइट करना, ये सब पूरा मुझे सूट करा। तो मैं वापस से, अच्छा वो जर्नी 2 साल की थी, लेकिन ये 2 महीने की थी कैट से पहले।
बट उसी इंटेंसिटी पे ना मतलब पूरा मजा आ रहा था, मतलब लगा ही नहीं कभी प्रिपेयर कर रहे, 10-10 घंटा क्लास कर रहे हैं, फिर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फिर मॉक भी दे रहे हैं, अगले दिन मॉक एनालिसिस में भी बैठ रहे हैं, बट वो मजा आ रहा था। तो हाँ, मुझे लगता है वो 2 महीने जो थे वो काफी ज्यादा एक एक तरीके से, मतलब छोटे छोटे उसके समय भी ऑप्टिमाइज वे में यूज हो पाए, क्योंकि सर इतना मेहनत कर रहे हैं उधर से, लंबे लंबे सेशन में हमारे साथ बैठे हुए, तो काफी हेल्पफुल रहा। और फिर इजी लगा कि ठीक है, वो मैं सर को भी मतलब ठीक है मजाक में ऐसे ग्रुप पे मैं टेक्स्ट करते रहता हूँ अगर कोई रिजल्ट आता है, तो हैशटैग इजी है तो इजी है। बिल्कुल। थैंक यू किशोर, आपने बहुत अच्छे इनसाइट शेयर किए, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, जो आपने 2-3 मंथ्स में करके दिखाया है, बहुत मुश्किल टास्क है बट आपने कर लिया और कन्विक्शन के साथ आपने किया, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क एंड सेम आपके इंटरव्यू के टाइम में भी। वी आर सो हैप्पी कि आपने टाइम निकाला और आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो बिल्कुल, मच। थैंक यू सो मच। या वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू। या